हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद का पतन कब आरंभ हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद की विशेषताएं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सामंतवाद के उदय के कारण, यानी सामंतवाद किस तरह से उत्पन्न हुआ, सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद के गुण, मतलब सामंतवाद कैसा था। और सामंतवाद के दोष, मतलब सामंतवाद में क्या क्या कमियां थी, उन सभी चीज़ों को हम आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये सभी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि सामंतवाद क्या है। जिस शासन व्यवस्था में राज्य की भूमि बड़े बड़े जमींदारों के अधिकार या हक में रहती हो उसे सामंतवाद, इसी को इंग्लिश में फ्यूडलिज्म भी कहा जाता है। देखिए पहले मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पढ़ के, ठीक है। देखिए सामंतवाद होता क्या था। मान लीजिए ये राजा है, ठीक है, और पूरे राज्य की भूमि राजा की है। तो पूरे राज्य की भूमि राजा की है, तो अब राजा क्या करता है कि वो देखता है कि मतलब हमारी सेवा कौन कौन लोग कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। या कुछ लोग क्या करते थे कि राजा की सेवा बहुत अच्छे से करते थे, और राजा क्या करता था कि उन लोगों को अपनी भूमि बांट देता था। उन लोगों को अपनी भूमि बांट देता था, किस लिए, खेती करने के लिए। और वही लोगों को सामंत कहा जाता था। मतलब राजा की भूमि जो है किसी और के अधिकार में रहती थी। मतलब राजा और लोगों को दे देता था जमीन खेती करने के लिए। तो उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को देता था उन्हीं लोगों को सामंत कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को सामंतवाद कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग जो रहते थे वो और किसान लोगों को देते थे अपना ज़मीन खेती करने के लिए, ठीक है। यानी सामंत लोग अपना ज़मीन देते थे किसान लोगों को खेती करने के लिए, और वो अपनी सेवा किसान से करवाते थे, ठीक है। इस वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए सामंतवाद एक व्यवस्था प्रणाली थी जिसके अंतर्गत अशासकीय व्यक्तियों द्वारा, मतलब जो शासन, जो राजा के मतलब मंत्रिमंडल में नहीं थे, ठीक है, उनके द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता था। सामंतवाद में सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनके शीर्ष पर राजा और निचले स्थान पर दास या किसान हुआ करते थे। इसी क्रम में राजा के नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे, जो असल में अधीनस्थ लोगों का संगठन हुआ करता था। सामंतवाद के अंतर्गत राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। मतलब जो सामंतवाद में जो है, मतलब पूरी भूमि का मालिक तो राजा ही रहता था, लेकिन राजा क्या करता था कि और मतलब दूसरे लोगों को दे देता था, अपने भूमि के छोटे छोटे टुकड़े करके दे देता था कि चलो तुम अपने अधिकार में इसको रखो, इसकी देखभाल करो, और इस पर खेती जो करना हो कर तो करो, ठीक है। मतलब उसको खेती वगैरह करने के लिए ज़मीन दे देता था, लेकिन बेचने के लिए नहीं देता था। जो है बेचने के लिए ज़मीन, जो है बेचने का अधिकार उन सामंत लोगों को नहीं था। चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सामंतवाद के अंतर्गत राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सभी सामंतगण राजा के प्रति स्वामी भक्ति करके राजा से भूमि प्राप्त करते थे। जो सामंत लोग थे वो राजा की बहुत सेवा करते थे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते थे, ठीक है, और उनकी मतलब भक्ति करते थे। इस तरह से राजा खुश होकर के उनको भूमि दे देता था। इसके अलावा सामंतगण राजा की सुरक्षा हेतु सेना को भी सुसज्जित किया करते थे, परंतु सामंतगणों को भूमि के क्रय विक्रय, मतलब कि बेचने या खरीदने का अधिकार नहीं था। शुरुआती दौर में सामंतवाद के न्याय व्यवस्था, कृषक क्षेत्र में स्थानीय सुरक्षा की नीतियों में सुधार करने का कार्य किया, जिससे समाज में उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। धीरे धीरे सामंतों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत युद्ध में बदल गया।
जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जो है सामंतवाद वो धीरे धीरे मतलब एक युद्ध का रूप लेने लगा। कैसे कि जैसे कोई सामंत लोग होता था तो उनके पास कम भूमि होती थी। मान लीजिए कि एक सामंत है जिसके पास भूमि कम है और दूसरा सामंत है जिसके अधिकार में ज़्यादा बड़ा भूमि है। तो क्या धीरे धीरे ईर्ष्या वगैरह होने लगा, धीरे धीरे ऐसे करके दो सामंतों के बीच तो धीरे धीरे युद्ध का रूप लेने लगा, जिससे जिसका जो युद्ध का मतलब जो परिणाम किसान लोगों को भुगतना पड़ा। अब कैसे, ये लोग लड़ते थे तो अपना ज़मीन वगैरह जो है किसानों को नहीं दे पाते थे, तो इसलिए कठिनाइयों का सामना किसानों को करना पड़ रहा था। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। इसके बाद अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं सामंतवाद का पतन कब शुरू हुआ। टॉपिक के अनुसार ही चलेंगे जो मैंने शुरू में टॉपिक बताया है। सामंतवाद का पतन कब शुरू हुआ, तो सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों पर शोषण एवं तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, जिसके फलस्वरूप 13वीं सदी के आरंभ से ही, जब 13वीं सदी शुरू हुई तो उसी के साथ सामंतवाद का पतन शुरू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे जो सामंतवाद खत्म हुआ उसके बाद राजतंत्र वगैरह खत्म हुआ। तो सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रणाली थी जिसमें सत्ता एवं अधिकार का नियंत्रण केवल कुछ ही लोगों के पास था और उनमें से अधिकतर लोग सामंत वर्ग के हुआ करते थे। यानी सामंतवाद का पतन कब शुरू हुआ, 13वीं सदी के आरंभ से। ठीक है, ये एग्जाम में वगैरह में आ सकता है या ऐसे ही नॉलेज के लिए भी अच्छा है। इसके बाद है सामंतवाद की विशेषताएं। सामंतवाद की क्या क्या विशेषताएं थी, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट इसमें बताऊंगा मैं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजा के अधीनस्थ छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, मतलब कि लोग हुआ करते थे राजा का अधीनस्थ, उन्हीं लोगों को भूमि दे दिया जाता था। तो उन्हीं लोगों को जब भूमि दे दिया जाता था तो उसी को सामंत कहा जाता था। ठीक है, आप लोग ऐसा मत समझना सामंत सामंत कोई मतलब आदमी वगैरह का नाम है या कोई जो है शासन व्यवस्था वगैरह है, ये सब कुछ नहीं है। सामंतवाद मतलब कि सामंत जिन लोगों को अधिकार में भूमि था उन्हीं को सामंत कहा जाता था, जिनकी अधीनता में सारा कृषक वर्ग कार्य करता था। सामंतों के पास जागीरें होती थी जिन्हें वे कृषक वर्ग के लोगों को प्रदान करते थे। साथ ही सामंतों को कृषक के क्षेत्र में न्याय के अधिकार भी प्राप्त थे, जिसके कारण सामंत अपने क्षेत्र में निरंकुश शासन भी माने जाते थे। अब जैसे सामंतों को अधिकार यह भी दे दिया गया था कि मतलब किसानों को खेती वगैरह अपनी भूमि पर करवा सकता था वो, और किसानों को अपने अधीन रखता था। और उसको जो है सामंत को ये भी अधिकार दे दिया गया था मतलब कि किसानों में अगर कोई जो है झगड़ा वगैरह हो या कुछ भी हो तो न्याय करने का अधिकार दे दिया गया था सामंत को। अब सामंत को न्याय करने का अधिकार दे दिया गया तो सामंतों पर तो कोई अब अंकुश नहीं रहा। ठीक है, तो निरंकुश शासक बन गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सामंतवाद में दास प्रथा को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण निम्न वर्ग के लोगों एवं श्रमिकों के ऊपर दबाव बढ़ाया गया। सामंतवाद के अंतर्गत दासों को अपने अपने स्वामी के सम्मुख एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। जैसे सामंत जो लोगों को भूमि देते थे खेती करने के लिए, उन लोगों को दास वगैरह कहा जाता था। ठीक है, तो दास वगैरह बना लिया जाता था, तो उनको एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि वे भूमि प्राप्त जो है भूमि जो भूभाग प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए सदैव सद्भाव से अपने स्वामी की सेवा करेंगे। जैसे जब सामंत लोग भूमि देते थे लोगों को खेती करने के लिए, तो उन लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। वो प्रतिज्ञा ये थी कि वो लोग जो है सद्भाव से अपने स्वामी की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। तो स्वामी कौन था उनका, सामंत लोग थे, तो उन्हीं की सेवा करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। इस क्रम में भूग्रहण की प्रतिज्ञा सामंतवाद की विशेषता बन गई थी, जिसे दास या सेवकों द्वारा पूरा किया जाता था। सामंतवाद में जागीरदारी प्रथा को असामान्य रूप से बढ़ावा मिला।
दरअसल इस प्रथा में राजा अपने समस्त भूमि को सामंतों में बांट देता था और सामंत इस भूमि को कृषकों को खेती हेतु दे दिया करते थे। ये तो सब मैंने पहले ही बता दिया है। धीरे धीरे सामंतों की स्थिति दृढ़ होती गई एवं किसानों की स्थिति कमजोर होती गई, जिससे जागीरदारी प्रथा का आरंभ हुआ। अब जागीरदारी प्रथा क्या थी? तो जो सामंत लोग थे वो धीरे धीरे जागीर बनते गए। कैसे? कि उन जो किसान लोग थे या दास लोग थे सब उसके अधीन में हो गए। तो इसलिए धीरे धीरे एक जागीरदारी प्रथा का आरंभ होना शुरू हो गया। अगला पॉइंट क्या है? सामंतवादी व्यवस्था में राजा सर्वोच्च सत्ताधारी स्थान पर होता था और उसके अधीनस्थ कई छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे जो राजा की रक्षा एवं सहायता किया करते थे। ये सभी सामंतवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, जितना पॉइंट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वो सभी सामंतवाद की विशेषताएं हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सामंतवाद के अंतर्गत समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें एक ओर भूमिपति वर्ग के लोग तथा दूसरी ओर निर्धन कृषक वर्ग के लोग हुआ करते थे। सामंत लोग जो हुआ करते थे वो एक वर्ग में हो गए और जो किसान लोग थे, दास लोग थे, वो एक वर्ग में हो गए। मतलब कि दो वर्गों में विभाजित हो गया समाज। भूमिपति वर्ग के लोग कृषक वर्ग के लोगों का शोषण किया करते थे। अब भाई जो वह बड़े आदमी हो गए वो लोग, ठीक है, भूमि वाला, तो वो लोग किसान वगैरह पर, दास वगैरह पर शोषण करने लगे, जिससे कृषक या दास वर्ग के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जिससे क्या हुआ? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा किसानों पर। चलिए आगे जानते हैं सामंतवाद के उदय के कारण। सामंतवाद के उदय का मुख्य कारण सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना था, परंतु जिन कारणों से सामंत प्रणाली को स्थापित किया गया था उन्हीं कारणों से सामंतवाद का पतन भी हो गया। दरअसल सामंतवाद ने समाज में अराजकता को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जनता का शोषण एवं उत्पीड़न हुआ। तो इसके कारण भी जो है सामंतवाद का पतन होने लगा। तो सामंतवाद के उदय का कारण क्या था? कि शांति बनाए रखना, समाज में शांति बनाए रखना, राज्य में शांति बनाए रखना। ठीक है, अगला है सामंतवाद का गुण क्या था? तो सामंतवादी व्यवस्था ने राज्य की सुरक्षा, शासन एवं न्याय प्रणाली को सरल करके उसे बेहतर करने की दिशा में कार्य किया। पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सामंतवादी प्रथा ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला गुण है सामंतवाद के शुरुआती दौर में सामंत प्रजा को संतुष्ट रखने में कामयाब हुआ। जब सामंतवाद शुरू हुआ तो उस शुरू में तो सामंत लोग थे वो किसानों को या प्रजा को, जो लोग थे, उन सभी को शांत रखने में, संतुष्ट रखने में बहुत ही कामयाब हुए। अच्छी तरह से मतलब देखभाल करने लगे, अपना जो है उन लोगों के बीच विश्वास बनाने लगे एक। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे सामंतवाद एक मतलब पूरा, जैसे मैंने बता ही दिया, जागीरदारी व्यवस्था का जो है रूप लेने लगा। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं सामंतवाद के दोष। तो सामंतवाद के क्या क्या दोष थे? देखिए, सामंतवाद के कारण साधारण लोगों के जीवन में श्रम और अधिक बढ़ गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर सामंतवादों को मिलता था। कैसे मिलता था? देखिए, सामंत लोग थे, उनके अधीनस्थ में भूमि थी। अब भूमि पर जो लोग किसान लोग काम करते थे, ठीक है, किसान लोग थे, मान लीजिए सामंत दे दिया किसान को इतनी छोटी भूमि कि जाओ तुम इस पर खेती करो और ये प्रतिज्ञा लो कि आज के बाद तुम हमारी सेवा भक्ति करोगे, ठीक है, सद्भाव से। तो ये उनको प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी किसान लोगों को, दास लोगों को। तो सामंतों को दो फायदा हुआ। एक तो जो है उनकी भूमि से कर वगैरह मिल रहा है वो सब, और उसके बाद इन लोगों को जो है, उसके अलावा इन लोगों को जो है सेवा वगैरह भी, जो है नौकर चाकर भी, दास भी मिल जाते थे। तो इस तरह से सामंतों को सीधे तौर पर बहुत बड़ा फायदा पहुंचा था। चलिए दूसरा पॉइंट, सामंतवादी प्रथा के कारण यूरोप में राजनीतिक एकता का खंडन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूरोप में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया।
अगला पॉइंट है सामंतवाद के कारण सामंतों की स्थितियों जो है शक्तियों में वृद्धि हुई, जिससे उनका नैतिक स्तर कम हो गया और वे अत्याचारी एवं विलासी हो गए, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं मिलने लगी अब, तो अत्याचारी हो गए और विलासी हो गए। अगला पॉइंट है सामंतवाद के कारण यूरोप में दास प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसके कारण श्रमिक वर्ग के लोगों एवं किसानों को बुरे हालातों से गुजरना पड़ा। अगला पॉइंट है सामंतवाद के संपूर्ण यूरोप में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यूरोप की प्रजा बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। जो सामंतवाद ने संपूर्ण यूरोप में क्या किया कि क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यूरोप की प्रजा बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। मतलब सामंत जो है, सामंत लोग एक मतलब कि जैसे एक सामंत कोई ऐसा किया, दास प्रथा वगैरह जो है, प्रतिज्ञा लेने वाली बातें वो सब, तो धीरे धीरे सभी सामंत वैसे ही बनते गए, जिससे सामंत लोगों के बीच एक क्रांति आ गई। तो इससे क्या हुआ कि किसान लोगों को, दास लोगों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो यह अंतिम हो चुका है और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।